वेलकम टू अवर चैनल लॉ सक्सेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम न्यू लॉस पढ़ रहे हैं, यानी कि BNSS, BNS एंड BSC। फर्स्ट लॉ हमने कौन सा उठाया है? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम न्यू CRPC के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ CRPC या BNSS। अब मैंने यहाँ पे CRPC भी क्यों लिखा है और BNSS भी क्यों लिखा है? देखिए, हमारे इंडिया में जो CRPC है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ और अब जो न्यू लॉ आया वो किस तरीके से आया है, वो चीज़ को आज की वीडियो में हम समझेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ और थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने फर्स्ट वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो आपने सभी लोगों ने BNSS की, CRPC की, न्यू CRPC की देख ली होगी। उससे आपका स्ट्रक्चर ही मतलब माइंड में एक फ्रेम, आपका कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बनाते हो आप तो सबसे पहले उस बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वो चीज़ आपके लिए मैंने उस वीडियो में करी थी। किस तरीके से इंडिया में CRPC आया, क्या हुआ, BNSS किस तरीके से आया, अब करंटली हमारा कौन सा क्रिमिनल लॉ चल रहा है, एप्लीकेबल है, उस सब चीज़ों में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो में। इंडिया, अगर मैं इनिशियल स्टेज की बात करता हूं तो इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड था, प्रोविंस एंड प्रेसिडेंसी टाउन। दोनों ही पार्ट के लिए हमारे सेपरेट क्या थे? क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज थे। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंसी टाउन की तो उसमें हमारा कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है, बहुत रेयर है, बट याद रखना एक्ट नंबर आप जरूर याद कर लें। तो अगर मैं प्रेसिडेंसी टाउन के बारे में बात करता हूँ तो वहां पे हमारा कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ फॉलो करा जाता था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। और प्रोविंस टाउन में कौन सा करा जाता था? बिल्कुल सही, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 25 1861। अब जो प्रेसिडेंसी टाउन में फॉलो करा जाता था उस एक्ट को रिपील करा गया किस एक्ट के द्वारा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हाई कोर्ट एक्ट 1865 एक्ट नंबर 12। और जो हमारा प्रोविंस पार्ट में क्या करा जाता था, लॉ फॉलो करा जाता था, उसे किस एक्ट ने रिपील करा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नंबर 10 1872। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास इंडिया में इनिशियल स्टेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब पूरे इंडिया में एक लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। जो हमारा प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, वो सेपरेट पार्ट में अलग अलग लॉ एप्लीकेबल हो गए। यू गॉट द पॉइंट? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं यूनिफॉर्मिटी की तो पहली बार हमारे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी आई रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ कब आई थी? 1882 में। मैं थोड़ी सी स्लाइड नीचे कर देता हूं, स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा होगा। देखिए, फर्स्ट टाइम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन होल ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मिटी आई। किस कोड में आई? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882। तो ईयर जरूर याद रखना कि फर्स्ट टाइम हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में कब यूनिफॉर्मिटी आई थी? 1882 में। किस एक्ट के द्वारा आई थी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 एक्ट नंबर 10। अब इस एक्ट को भी रिपील कर दिया गया था किस एक्ट के द्वारा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट नंबर 5। 1955 में बहुत सारी मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी। लॉ कमीशन ने अपनी 41th रिपोर्ट में क्या करा था? 41st रिपोर्ट में क्या करा था? कुछ सजेशन दिए थे और सजेशन में कहा था कि न्यू CRPC बनाया जाए। ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब सबमिट करी गई थी? सितंबर 1969 में। अगेन समझाता हूं। 1959 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। लॉ कमीशन ने अपनी 41st रिपोर्ट में सजेस्ट करा कि न्यू CRPC होना चाहिए। और जो रिपोर्ट थी वो कब सबमिट हुई थी? सितंबर 1969। और फाइनली हमारा क्या आ गया? CRPC आ गया था। कौन सा? जो इतने टाइम से पढ़ रहे थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस एक्ट को असेंट कब मिली थी? 25 जनवरी 1974 में। एनफोर्समेंट डेट क्या थी इसकी? 1 अप्रैल 1974।
अब उसके बाद हमारा जो रिसेंटली हमारा एनफोर्स हुआ है 1 जुलाई में, वो कौन सा एक्ट है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब सीआरपीसी 1973 के बाद जो हमारा न्यू एक्ट आया वो कौन सा एक्ट आया? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है? 25 दिसंबर 2023। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई, यानी कि हमारा ये एनफोर्स हो चुका था कल। अब देखिए डेट के लिए तो मैं आपको सबको बता रहा हूं, BNSS, BSA एंड BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एनेक्टमेंट डेट क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई। तो 3 लॉ की तो आपको, यानी कि 3 एक्ट में तो आपको पता ही चल गया कि उनकी एनफोर्समेंट डेट और एनेक्टमेंट डेट क्या है। क्लियर? अब देखिए ये जो रिपील करे गए हैं, बार बार न्यू सीआरपीसी ला रहे हैं, मेन पर्पस क्या है इनके पीछे? हाँ, इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं सीआरपीसी में या न्यू एक्ट्स ला रहे हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या है? किसी भी चीज को हम नया क्यों करते हैं? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कार है, अब मैं न्यू कार क्यों परचेज करता हूं? तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। तो वैसे ही एक एक्ट को क्यों चेंज करा जा रहा है या उसमें अमेंडमेंट्स क्यों होती है, उसे रिपील क्यों करा जा रहा है, न्यू एक्ट्स को क्यों लाया जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन समझते हैं क्या है। The main purpose of the changes brought in CRPC were as follows. Number 1, to incorporate the principle of natural justice more comprehensively. जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली ये हमारे हम क्यों ला रहे हैं चेंजेस, जिससे जो हमारा प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसे हम और अच्छी तरीके से क्या कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। क्लियर? सेकेंड, प्रिवेंट डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। जो भी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल्स में डिले हैं उन्हें रोकने के लिए हम चेंजेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल की समझते हैं, एग्जाम्पल से आपने देखा होगा कि वो कोई पर्सन आपको बता रहा है कि उसका केस बहुत टाइम से चल रहा है, ट्रायल बहुत टाइम से चल रहा है, डिसीजन नहीं आ रहा, जजमेंट नहीं आ रहा। तो आप ये समझिए इस चीज़ को रोकने के लिए जो भी डिले होती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, ट्रायल में, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या लाए, चेंजेस करें, इतने सारे जो करें आज तक। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टिपिकल ना हो, हार्श ना हो, सिंप्लीफाई हो, इसलिए हमने चेंजेस करे हैं। हमारे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही क्या रहे, अलग रहे। किस मैटर्स में? क्रिमिनल प्रोसीजर्स में, यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में। इस चीज के लिए भी हमने चेंजेस करे हैं। टू प्रोवाइड जस्टिस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को जस्टिस मिल सके। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, फ्री लीगल एड। सभी बच्चे इसी टाइम बताइए फ्री लीगल एड किस आर्टिकल में प्रोवाइड है? तो मैं आपको बता देता हूं, जिन सबको पता था बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 39 कैपिटल ए, RGS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 में पूछा गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने सामने स्क्रीन में ये चीज लिख रखी है। इसका मतलब क्या है? अगर प्रोसीजर और जस्टिस में कंफ्लिक्ट होता है तो जस्टिस विल प्रिवेल। मींस वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, उनके बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट है। अब ए को हम रेमेडी प्रोवाइड करवाते हैं। अब इस रेमेडी को अवेल करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। क्लियर? अब ये जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो क्यों फॉलो कर रहे हैं? जिससे जस्टिस हो। क्लियर? अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जस्टिस नहीं हो रहा तो क्या फायदा? तो साफ साफ देखिए, जस्टिस कंट्रोल करता है प्रोसीजर को,
ना कि प्रोसीजर जस्टिस को कंट्रोल करता है। क्लियर? रीड आउट करते हैं। प्रोसीजर डज नॉट कंट्रोल जस्टिस। अगर किसी प्रोसीजर को फॉलो करके अप्लाई करके जस्टिस ही नहीं मिल रहा तो हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। रेदर प्रोसीजर सर्व्स जस्टिस। प्रोसीजर का काम ही क्या है? काम ही ये है प्रोसीजर फॉलो किया जाए और उसे फॉलो करने से क्या मिले? बिल्कुल सही, जस्टिस मिले। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोसीजर हैज टू बी रीड लिबरली सो एज टू सर्व्स द एंड्स ऑफ जस्टिस। अगर किसी प्रोसीजर को, लेट्स सपोज कोई प्रोविजन दिया है, कोई प्रोसीजर दिया है, अगर हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो जस्टिस के फेवर में नहीं आ रहा, मतलब अगेंस्ट जस्टिस आ रहा है, तो हम उस प्रोसीजर को कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल से लिबरल। क्लियर? आगे चलते हैं। Whenever there is an ambiguity in some procedural provision, interpretation should be adopted which serve the ends of justice. अगर किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी प्रोविजन में, किसी भी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में क्या आ रहा है, कोई भी एम्बिग्विटी है, तो हम कौन से इंटरप्रिटेशन, उस प्रोविजन के कौन से इंटरप्रिटेशन को, सॉरी यार नहीं मजा आया, सॉरी, आगे चलते हैं। Procedure has to be read liberally so as to serves the ends of justice. अगर मैं बात करता हूं कोई प्रोविजन है, अगर आप उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो अगेंस्ट जस्टिस आ रहा है, तो क्या आप उस प्रोविजन को स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे? नहीं। उसका एप्लीकेशन, उसकी रीड किस तरीके से करेंगे? उस प्रोविजन को लिबरल तरीके से। क्लियर? Whenever there is an ambiguity in some procedural provisions, interpretation should be adopted which serves the ends of justice. अगर मैं बात करता हूँ किसी भी प्रोविजन में क्या है, एम्बिग्विटी है, किसी भी प्रोविजन को लेके कंफ्यूजन है, तो उसमें हम कौन सा इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करेंगे? शुड बी अडॉप्टेड विच सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। उस इंटरप्रिटेशन को हम अडॉप्ट करेंगे जो क्या दे रहा है? जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? इवन इफ देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट अ प्रोविजन एंड अ लिटरल एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन। अगर हम बात करते हैं किसी प्रोविजन में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अगर हम उस प्रोविजन का क्या कर रहे हैं? लिटरल एप्लीकेशन कर रहे हैं, इफ इट इज फाउंड दैट अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन would defeat the ends of justice, then it should be given a liberal application in such a manner that the ends of justice is served. जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, अगर किसी प्रोविजन में उस प्रोविजन को हम स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि उसको स्ट्रिक्टली पढ़ रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रहे हैं, और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके फेवर में नहीं आ रहा? जस्टिस के फेवर में नहीं आ रहा, अगेंस्ट द जस्टिस आ रहा है, तो आप कौन सा इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करेंगे? बिल्कुल सही, लिबरल इंटरप्रिटेशन को आप अडॉप्ट करेंगे, लिबरली पढ़ेंगे उस प्रोविजन को, जिससे क्या हो सके, जो उसका रिजल्ट है वो क्या हो? जस्टिस। यहां साफ लिखा है, गिवन अ लिबरल एप्लीकेशन इन सच अ मैनर दैट द एंड्स ऑफ जस्टिस इज सर्व्ड। क्योंकि अभी हमने देखा है स्टार्टिंग में ही, प्रोसीजर डज नॉट कंट्रोल जस्टिस, रेदर प्रोसीजर सर्व जस्टिस। प्रोसीजर जस्टिस को कंट्रोल नहीं करता, वो सर्व करता है जस्टिस। उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जस्टिस। क्लियर? होपफुली आप सभी को टॉपिक समझ आया, इवोल्यूशन ऑफ सीआरपीसी या बीएनएसएस कह लीजिए। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप कंटेंट पढ़ सकें और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, एंड किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ डाउट आ रहा है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।